नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम रोज लेकर आते हैं आपके लिए 25 ऐसे सवाल जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आपको मिलेंगे। अगर आप इन सवालों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं मेरे साथ, तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा कहाँ आप गलती करते हैं, आपके सवाल सॉल्व करने का तरीका मेरे तरीके से कैसे अलग है, क्यों आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, कैसे आपको सवाल जल्दी करने हैं, कैसे आपको ऑप्शन से सोचना है। ये सारी चीज़ें आपको इन 25 सवालों के जरिए मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो सोचिए फिर क्या करेंगे। तो ये आखिरी चांस मान करके पढ़िए कि मुझे हर हाल में इस बार सिलेक्शन लेना है, चाहे जो हो जाए। खुद के, अपने, सबकी नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है और अपने साथ पूरे परिवार के भी सपने पूरे करने हैं। तो पढ़ते रहिए, ऐसे ही एंजॉय करते रहिए। ये सवाल कर लो जल्दी। देखें, पुट ए बराबर बी बराबर सी। अगर हमने पुट कर दिया तो x कितना आ गया 1/2, y कितना आ गया 1/2, z कितना आ गया 1/2। तीनों आ गए भाई 1/2 1/2 1/2। रख देते हैं कम वक्त इनको यार। 1/2 1/2 कितना होगा? 1/4। 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 2 इंटू 1/2 1/2 1/2। 2 से 2 कट गया, ये भी 1/4। उत्तर कितना आ गया? 1। कोई ऐसा बच्चा था जिसको नहीं आ रही थी बात समझ? ये शायद CHSL में पूछा गया। देखो भाई, अब पता है क्या, अब जैसे बच्चों के पास ना ये सवाल कर लिया तो दिमाग आ गया कि यार ये x y माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा, ये x प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा। सेम सवाल ही है, बराबर 0। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि x y 1 है, x प्लस वाई 4 है। हमसे x की क्यूब और y की क्यूब पूछ रहा है, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई की होल क्यूब में से 3xy और x प्लस वाई घटा लें तो बात बन जाएगी। तो x प्लस वाई की क्यूब यानी 4 की क्यूब माइनस 3 गुणा XY 1 और x प्लस वाई 4। 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 12 बराबर 52। ये उत्तर है। तो इस सवाल पेपर में आया हुआ था। ये सवाल देखिए, लगातार मेंस में आए हुए सवाल पूछ रहा हूं आपसे। देखो, ये सवाल ना कई बार आता है, आप में से बहुत से लोगों ने करा होगा। जैसे आपने क्या कहा कि ये इस पे काटते हैं, तो ये हमें कैसे पता चलता है? एक रेखा ये और एक रेखा ये। काटने का मतलब है कि एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों के ऊपर है, इंटरसेक्शन पॉइंट कहते हैं उसको। तो वो बिंदु क्या होता है? जैसे कई बच्चे क्या करेंगे इस सवाल में कि 3x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस वाई बराबर 5 है। तो आपने क्या किया, दोनों ही 5 हैं क्या? अरे बड़ा बदतमीज है, जोड़ दिया तो x कितना आ रहा है? 5x बराबर 10, x आ गया 2, 2 दूनी 4, y कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। अब बच्चा क्या करता है कि ये 2 कॉमा -1 पे काट रहे हैं, इसको अल्फा कॉमा बीटा के बराबर रख लेते, और फिर सवाल में पूछा है 3 अल्फा प्लस बीटा, तो 3 दूनी 6 में से 1 गया तो 5 उत्तर आ गया। मैक्सिमम लोगों ने ऐसे किया होगा, लेकिन आप गधे हो। कई बार इसकी जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि जब सवाल में खुद ही कह रहा है कि ये अल्फा कॉमा बीटा पे काटते हैं, तो अल्फा बीटा तो इस पे भी सेटिस्फाई करेगा। तो ऑलरेडी सवाल में दिया हुआ ही है एक तरीके से कि 3 अल्फा प्लस बीटा 5 है। आपको तो ये इक्वेशन भी नहीं देखनी और सीधे उत्तर लगा देना है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोऑर्डिनेट क्या है? सेटिस्फाई हो रहा है। जब कोई ये कह दे कि अल्फा कॉमा बीटा, लिख लो इस बात को भी, इज ऑन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, इट मीन्स कि आप इसको पुट कर सकते हो ए अल्फा बी बीटा प्लस सी बराबर 0। तो एंगल बाइसेक्टर का कौन सवाल कर सकता है? ट्राइंगल क्या है? पी क्यू आर है। पहले मैं ट्राइंगल के बारे में क्लियर कर देता हूं कि ट्राइंगल कौन सा है। ये ट्राइंगल है, ये लो जी। अब सवाल करो। एक छोटी सी चीज ये कह सकता हूं, इन्होंने कहा है कि क्यू एस पी क्यू आर का एक बाह्य समद्विभाजक है, पी क्यू आर एस के बराबर है, ये इन्होंने दिया हुआ है। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, बहुत छोटी सी, देखना ध्यान से देखना भाई। मैं ये कह रहा हूं इस ट्राइंगल का, ये इस पूरे का, ये भी एक ट्राइंगल है। आपको नहीं लगता ये 2A एंगल बाइसेक्टर है? बताओ, 2A एक्सटीरियर एंगल है, ये 2A एक्सटीरियर एंगल है, आपको नहीं लगता?
तो आप कहेंगे हाँ पूरा लगता है मुझे, तो ये 2a एक्सटीरियर एंगल है तो इसके और इसके सम के बराबर होगा, यानी ये भी a होगा। बोलो होगा या नहीं, या अल्फा होगा जो भी है, 2a, ये भी 2a होगा, a होगा क्योंकि a प्लस a 2a। बात क्लियर है कि नहीं? आपने कहा कि जी अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर था इस कोण का, ये इसका मतलब इसने कोण को दो बराबर भागों में बांटा होगा, ये भी 2a होगा। बताओ पहले होगा या नहीं होगा? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है तो 2a में बांटेगा, और इन्होंने साफ साफ दिया है बाहा कोण का बाइसेक्टर है। बाहा कोण में आपको बता चुका हूं ट्राइंगल का बाहा कोण क्या होता है। ये ट्राइंगल है, ये इस ट्राइंगल का बाहा कोण है, और इसको कोई दो पार्ट में बांट रहा है, यानी 2a होगा। गलत क्या है बताओ? तो हमने ये कहा कि अगर मैं पूरे ट्राइंगल का देखूं तो ये 2a एक्सटीरियर एंगल हो गया, a और a आ गया। जब ये a और a आ गया तब एक लड़का मुझसे पता क्या बोला, वो ये बोला मास्टर साहब इस पूरे ट्राइंगल में ये a और ये a, तो क्या इनके सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी? x x, इनके सामने की भुजाएं बराबर नहीं होंगी? अरे x x मान लो या p p मान लो, जो आप मानना चाहते हो, साइड s s मान लो। बोलो। बच्चा बोला बिल्कुल होंगी। फिर मैंने एक और बात कही उससे, मैंने एक बात बता भाई, ये s थी, ये ऑलरेडी s थी, ये दे रखी थी सवाल में s, मैंने इसको भी s कर दिया, तो इस s के सामने के कोण बराबर नहीं होंगे, ये 2a नहीं होगा। बोलो, क्योंकि इसके सामने के कोण भी बराबर होंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये। अब इस पूरे ट्राइंगल में आपको नहीं लगता कि 5a बराबर 180 डिग्री है? तो a कितना होगा? 36 डिग्री। a कितना होगा? 36 डिग्री। और अगर a 36 डिग्री है तो सवाल में पूछा भी a ही था। दोबारा देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो ये कहा कि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये 2a तो ये भी 2a होगा। एक बात तो मैंने ये कही। दूसरी बात मैंने ये कही कि अगर आपने इसको आगे बढ़ा दिया और अगर आप कह रहे हो कि ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है और 2a है, तो आपने कहा अगर ये a है तो ये भी a होगा, ये मैंने कहा। ठीक है। फिर आपने कहा कि अगर ये दोनों a हैं तो इनके सामने की भुजा बराबर होगी या नहीं? इनके सामने की भुजा बराबर होगी। फिर आपने कहा कि ये भुजा s है और ये s है और ये ऑलरेडी s दे रखी थी, तो मैंने कहा अगर ये दोनों बराबर हैं तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे, तो ये भी 2a होगा, इसके सामने 2a तो इसके भी सामने 2a। तो मैंने कहा ये 2a ये 2a ये 5a 180 होगा, a 36 आ जाएगा। यही पूछ रहा था। देखो अब एक नंबर तो पक्का हो गया, तय है। L और N के समद्विभाजक 112 डिग्री के कोण पर प्रच्छेदित करते हैं। देखो L का समद्विभाजक है और M का समद्विभाजक, सॉरी ये दो समद्विभाजक हैं, 112 डिग्री पे कट कर रहे हैं, 112 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो M कितना होगा ये पूछ रहा है। तो मैं जानता हूं ये जो 112 डिग्री है ये होगा 90 प्लस m/2। m/2 यहां से कितना आ गया? 22। M कितना आ जाएगा? 44 डिग्री। ये उत्तर है। क्या ये सवाल मुश्किल था? देख लीजिए सवाल, जल्दी से बता दीजिए उत्तर। ये क्या कह रहा है? इन द गिवन फिगर ये सर्किल टच क्वाड्रिलेटरल ABCD। अब की बार चित्र बना दिया, AB दे दिया, BC दे दिया, CD दे दिया, DA दे दिया, वैल्यू ऑफ X पूछ ली क्या होगी। देखो भाई, अभी जब आपको एज इट इज बात बताई कि AB आमने सामने की भुजाओं का जोड़ प्लस CD बराबर होगा BC प्लस AD, और CD कितना है? X प्लस 6 बराबर BC कितना है? 3x माइनस 1। AD कितना है? x प्लस 4। ठीक है। अब x से x काट सकते हैं, x से x काट सकते हैं, 3x उधर जाएगा, कितना बचेगा? खाली x। 4 में से 1 गया 3, 3 से 3 कट जाएगा, x कितनी है? 6। कितने लोगों का आ रहा था x? 6। देखो मैं आपको बहुत सारे ट्रिपलेट साथ के साथ सिखाता जाऊंगा, जैसे कि cos A
बराबर 9/41 है। कॉस में जानता हूं कि b/h होता है, b/h, और ये a है, तो कॉस a का मतलब ये 9 बेस है और ये 41 है, तो एक ट्रिपलेट होता है 9, 40, 41। ट्रिपलेट होता है 9, 40, 41, यानी अगर ये 41 ये 9 तो ये कितना आ जाएगा जी, 40 आ गया। अब हमसे सवाल में कॉट ए पूछ रहा है, कॉट ए बराबर b अपॉन p, तो b सेम है, कितना है 9/40। क्या आप सबका उत्तर आ गया था 9/40? ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक बात तो तय है, मैं यहाँ पे एक चीज और भी बताऊंगा कि आपको कभी ऐसा सवाल भी आए कि कॉस में भी ऊपर b होता है और कॉट में भी ऊपर b होता है, और कॉस और कॉट कभी बराबर नहीं होते आपस में, एक चीज ये भी समझो। अब ये दोनों बातें आपको पता है कि अगर ऊपर वाला 9 है तो 9 ही इसमें आएगा, और 9 दो ऑप्शन में, लेकिन एक में नीचे 41 है, और ये सेम नहीं हो सकते दोनों, तो एक ही ऑप्शन बचता है। आपके पास ऐसी अप्रोचेज भी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा बराबर 1/3, 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, तो साइन थीटा कॉस थीटा का मान आपको याद होगा, ये मैंने बताया था अभी फॉर्मूला, 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/3, ये बताया था। इधर लेके आएंगे तो ये 2/3 बचेगा, बराबर 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 3 से भाग लग जाएगा तो 2/9 बराबर साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, कितना आ जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर √2/3। ये उत्तर आ रहा है, ऑप्शन में है बी। देखिए भाई, 680 मीटर ऊंची 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। 680 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तथा उसी इमारत के आधार से उस टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री। बड़ा गंदा सा सवाल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये √3, तो ये 1, तो आप कहेंगे ये भी 1, तो ये भी 1, ये भी 1। अब हमें बताना क्या है कि √3 की वैल्यू तो ये है, और हमें पूरी इस टावर की ऊंचाई बतानी है, जो कितनी है, √3 + 1, यही है। तो मैंने कहा √3 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की कितनी होगी, 680/√3। बोलो, गलत किया है कुछ तो बता दो। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, जब दो टावर होती है ना तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसने कहा है उसी इमारत के, इसी के शीर्ष से पहले 45 है, ये लो, ये 45 है, और इसके आधार से 60 डिग्री है, इसके आधार से 60 डिग्री है। अब ठीक है, ठीक है। अब आपने कहा अगर ये 60 है, पहले तो मैं कह रहा हूं कि ये 1 और ये भी 1, अब ये 1, तो ये √3 पूरा, तो ये बचा हुआ √3 - 1, इसकी वैल्यू ये है। अगर √3 - इसकी वैल्यू ये है तो 1 की कितनी होगी, 680/√3 - 1। अगर रेशनलाइज कर दूं तो 340, और √3 + 1 आ जाएगा, ऊपर नीचे गुणा कर दिया √3 + 1 से, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 340 और 3 + √3, ये उत्तर है ए। ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई 4.5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल इतना है। चारों ओर द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड ए स्क्वायर फील्ड इज 4.5 मीटर इफ द एरिया इज इतना है उसका। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर। देखो फेंसिंग का मतलब होता है कि वो लंबाई पे लग रही है, ठीक है। बड़ा प्यारा सवाल है। देखो भैया, अब मुझे ये देखना है
चारों ओर रास्ता है ये रहा। ठीक है भाई, इन्होंने क्या दिया है, रास्ते की चौड़ाई दी है 4.5 मीटर और इसका क्षेत्रफल दिया है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, रास्ता तो एक जैसा ही चौड़ा है, तो मैंने कहा भाई इन्होंने कुछ और दिया ही नहीं यार, बड़े गंदे हैं ये तो, बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। आप ऐसा करो, इसको ए मान लो भाई, ए मान लिया आपने इसको। तो अब ये भी ए हो गया ऊपर, ये दो रेक्टेंगल बन गए और ये कितना है 4.5, तो दो रेक्टेंगल बन गए, 2 गुणा ए गुणा 4.5 के दो रेक्टेंगल बन गए, प्लस ये कितना होगा दूरी, तो आप कहेंगे a माइनस 9, क्योंकि 4.5 नीचे से 4.5 ऊपर से माइनस होगी, और ये कितना है 4.5। तो आपने कहा कि जी ये कितना आ गया, ये आ गया जी 4.5 गुणा a माइनस 9। अब ये मुझे a निकालना जरूरी है, क्योंकि जब तक मैं a नहीं निकालूंगा तब तक मुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो आप बाड़ लगाने का खर्चा बता रहे हो वो 4a मीटर पे लगाना है मुझे, बाड़ 4a मीटर पे बाड़ लगानी है मुझे। ठीक है, अब मुझे बाहर वाली ए निकालनी है ना कि अंदर वाली ए, कई लोग अंदर वाली को ए मान रहे हैं लेकिन नहीं निकालनी है मुझे। अब मैंने देखा यार कि 4.5 तो पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर 2a मतलब 3a माइनस 9 बराबर रास्ता कितना दे रखा है 105.75। ठीक है, तो कितना आ रहा है भाई उत्तर, मैंने इसको काटा तो इससे कट गया जी 4.5 तिया 4.5 दूनी 9, एक बचेगा, तो 3a कितना आ गया, 9 जुड़ जाएगा इधर जाके, 23 और 9 32.5, 23 और 9 32.5। बहुत गंदा उत्तर आ रहा है यार। 3a की वैल्यू, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया भाई, 4.5 कॉमन लिया था तो 3a। अच्छा, हमसे फिर एक मिस्टेक हो गई, ये भी तो 2 हैं। मिस्टेक क्या हो गई आप सबको पता है कि जब ये वाले 2 थे तो ये भी तो 2 हैं, तो यहाँ भी 2 आएगा, यानी 4.5 9a आ जाएगा भाई, 9 बाहर आ जाएगा 9, और अंदर 2a माइनस 9 बराबर 105.75। तो ये 23.5 आ रहा था, तो अब कितना आ जाएगा, 23 का आधा कितना होता है 11.5, 11.75। 9 जुड़ेगा 11.75 में, कितना होगा 9 जुड़ने के बाद 20.75, 2a बराबर 20.75। हमें 4a निकालना है, 4a बराबर 41 और 1.5 42.5, और आपको पता है खर्चा कितना है 100, तो 100 से गुणा कर देंगे, 4250 आ रहा है उत्तर, ऑप्शन में ही नहीं है भाई। जैसे अब मैं इसी सवाल को दोबारा समझा रहा हूं पूरे को, देखिए एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई, अब आप खुद देखिए सवाल में दिया हुआ है कि एक वर्गाकार मैदान है और उसके चारों ओर एक रास्ता है, ये ना, ठीक है, उसके चारों ओर क्या है, एक रास्ता है। अब समझना रास्ता का मतलब क्या है, इन्होंने ये दिया हुआ है, ये 4.5 है, ये 4.5 है। ठीक है भाई, अब मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, इसके चारों ओर, इसने कहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द पाथ, इस पाथ के रस्सी लगानी है। अब मुझे रस्सी इतनी मीटर चौड़ी चाहिए, इतनी मीटर चौड़ी चाहिए, इतनी मीटर चौड़ी चाहिए, इतनी मीटर चौड़ी, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, ये वर्ग है तो मैंने मान लिया ये भुजा ए है, अगर मुझे ये पता लग जाए तो बात बन जाएगी। आपने कहा कि इसका मैं एरिया निकाल सकता हूँ रास्ते का, कैसे, a गुणा 4.5। फिर आपने कहा सेम स्थिति ऊपर भी है, तो ऐसे 2 हो जाएंगे, 2 गुणा a गुणा 4.5। मैंने कहा अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, तो आपने कहा 4.5 नीचे और 4.5 ऊपर, ये a माइनस 9 आ जाए, और ये तो 4.5 है लेकिन ये भी 2 है, तो 2 गुणा 4.5 और a माइनस 9 का एरिया दे रखा था 105.75, क्योंकि मुझे a निकालनी है। तो आपने कहा कि जी 9 तो कॉमन आ गया, ब्रैकेट में 2a माइनस 9 बराबर 105.75, भाग लगाया मैंने 9 से, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 6 बचेगा, 9 7 63, 9 5 45, 11.75। 2a माइनस 9 कितना आ गया 11.75, तो 2a कितना आ गया जी, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 7 63, 11.75 का मतलब 2a कितना आ गया, 9 जोड़ूंगा तो 20.75। तो मैंने कहा 4a निकालना है मुझे, तो 4a कितना आ गया 41.5,
यानी 41.5 मीटर लंबी रस्सी चाहिए। आपने देखा 100 रुपये प्रति मीटर की दर है, यानी इसका खर्चा 100 रुपये है, तो 100 से गुणा कर दिया, 4150 उत्तर आ गया। अब जैसे ये सवाल है, अब पता है इसमें क्या है कि अब बच्चे को पता लग जाना चाहिए क्या, अब उसे ये पता लग जाना चाहिए कि अगर इसका एक फैक्टर ये है तो दूसरा फैक्टर ये होगा, और जब दूसरा फैक्टर ये होगा तो मैं इसका उत्तर सीधे बता सकता हूं क्या, कि भैया 585 में एक फैक्टर 65 है, तो ये कितना आ जाएगा, 65 से कितनी बार कटेगा ये, मुझे लगता है 8 6 48 नहीं, 9 बार कटेगा, 9 बार, तो 9 इज द करेक्ट। अब आप सोचेंगे आपने कैसे किया, तो पूरा करके बता रहा हूं, पूरा करके बता रहा हूं, उत्तर निकाल दिया, बट ये मत समझना कि पूरा नहीं करके बताऊंगा, पूरा बताऊंगा अच्छे से करके, डोंट वरी, दुखी होने वाली बात ही नहीं। देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसको लिखूंगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4 बराबर 585, यही दिया हुआ है बेटा सवाल में, ये दिया हुआ है। अब मुझे स्क्वायर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो आप कहेंगे स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ 2 होना चाहिए, आप बताओ 2 होना चाहिए कि नहीं, एक्स की घात 4 प्लस 2x स्क्वायर होना चाहिए, तो मुझे एक एक्स स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा बराबर 585, बोलो भाई, बराबर 585, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 585, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 585, ठीक है। तो मैंने जोड़ दिया एक बार इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बराबर 585। यही बात मैं आपसे कह रहा था कि इसका एक फैक्टर दिया हुआ है, दूसरा पूछ रहा है, तो इन्होंने एक फैक्टर की वैल्यू दे रखी थी कितनी, 65, तो मैंने यहाँ 65 रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स और इसकी जगह 65 रख दिया बराबर 585, ये इससे 9 बार कट गया, तो उत्तर 9 आ गया। अब आया समझ। यहाँ पे एक चीज तो तय है कि अगर कुर्सी को 12% के लॉस पर बेचें और चेयर को 15% के प्रॉफिट पे, तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है, ये लिखा हुआ है साफ साफ, ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ये वाली बात पता लग गई हमें। इसका मतलब क्या है कि मैं ये कह सकता हूं कि जो चेयर पे लॉस है, यानी जो चेयर पे लॉस है, जो चेयर पे लॉस है, कितना है चेयर पे लॉस, तो आप कहेंगे 12%, तो चेयर का 12% बराबर है, चेयर का 12% बराबर है, सॉरी टेबल का 12% बराबर चेयर का 15%, कह सकते हैं कि नहीं, टेबल का 12% बराबर चेयर का 15%, कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस है। ऐसा तभी हो सकता है ना, देखिए अगर किसी पे 10 रुपए का फायदा हुआ है किसी चीज पे और फिर 10 रुपए का लॉस हो गया हो, तभी तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस कह सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि टेबल का 12% चेयर के 15% के बराबर होगा, ये बात तो तय है। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ था कि चेयर को 12% लॉस टेबल को और चेयर को 15%, देन नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो यहां से ये पता लग गया, का से का कटा, परसेंट से परसेंट कटा, तो मुझे पता लग गया कि टेबल बटे चेयर कितनी है, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, 5 और 4 का अनुपात है। क्या इस 5 और 4 के अनुपात को मैं 500, क्या इस 5 और 4 के अनुपात को मैं 500 और 400 मान सकता हूँ, बोलो, मान सकता हूँ अपनी मर्जी से, कोई रोक लेगा क्या, नहीं, मैंने 500 400 मान लिया। अब ये कह रहा है 500 400 के बाद ये कह रहा है कि एक आदमी 15% लाभ पर एक मेज बेचता है, एक आदमी 15% लाभ पर एक मेज बेचता है, तो 15% लाभ का मतलब क्या है, 75 रुपए का फायदा, अगर मैंने 500 मान ली टेबल की वैल्यू तो। और अगर चेयर को 12% लाभ, 12% का मतलब क्या है, लॉस, 12% लॉस है, %12 लॉस का मतलब क्या है, 12 चौक 48 माइनस 48, तो आप यहां से देखेंगे कि 27 रुपए का फायदा आ रहा है ओवरऑल, 27 का फायदा आ रहा है, और इस 27 की वैल्यू सवाल में 810 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 30, एक की 30 होगी,
अगर 1 की 30 है तो इन्होंने कुर्सी की लागत पूछी, यानी चेयर की लागत पूछी, इन्होंने 400 की वैल्यू पूछी है। 400 की 4 दिया 12,000, बीच द करेक्ट आंसर। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके के सवाल और भी आएंगे पेपर में तो आप कर पाएंगे। एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो देखो मैं नॉर्मली भी निकाल सकता हूं कि ये उसकी सीपी है, 100 रुपए थी, मैंने क्या किया 60% अधिक अंकित कर दिया। 60% अधिक अंकित करने का मतलब क्या है, एमपी कितनी हो गई 160, 160 आ गई एमपी। अब आप ये कह रहे हो कि भाई मैं 20% और 15% की छूट देकर बेचता हूं, तो मैंने 20% की छूट निकाल दी इसमें से। अगर मैं 20% की छूट इसमें दे दूं तो 32 रुपए की छूट होगी, बोलो होगी। 32 रुपए की छूट देने का मतलब कितना बच गया भाई, 128 बच गया, 128। अब आप कह रहे हो कि आपने 15% की और एक छूट दे दी, तो 15% का मतलब कितना हो गया, 15 अट्ठे 120 की जीरो हासिल 12, 15 दूनी 30 और 12 42 हासिल 4, 15 कम 4 19.2, 19.2 की छूट और दे दी आपने, यानी आपने 20 घटा दिया तो ये 108.8 आ गया। यानी आप अपना माल इतने में बेच रहे हो, ये एसपी है। डिस्काउंट के बाद जो बचता है वो एसपी है। अब आप कह रहे हो कि यार 100 रुपए का माल है भाई, 100 रुपए का माल मैं 108.8 में बेच रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं फायदा ले रहा हूं कितने का, 108.8 में बेचने का मतलब क्या है कि मैं फायदा ले रहा हूं 8.8 का। अगर मैं 8.8 का फायदा ले रहा हूं तो इसकी वैल्यू सवाल में 264 है। एक की कितनी आ गई 30, अगर एक की 30 है तो 100 की कितनी आ जाएगी 3000, ये उत्तर है। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो इस सवाल का भी उत्तर नहीं निकाल पाया था, क्योंकि इसमें अच्छे सवाल पूछे हैं, इस एग्जाम में अच्छे सवाल पूछे गए हैं। एक और तरीका देख लीजिए इस सवाल को करने का, बहुत प्यारा तरीका बता रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि पहले आप किसी वस्तु का मूल्य बढ़ा रहे हो, और कितना बढ़ा रहे हो, 60% का मतलब 3/5 बढ़ा रहे हो। उसके बाद आप कम कर रहे हो, 1/5 कम कर रहे हो, 3/20 कम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। यानी मैंने कहा कि एक डीलर एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 3/5 60% अधिक मूल्य अंकित करता है। इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया कि वो 5 से उसको 8 बना, 5 से 8 प्लस 3 कर दिया हमने, कर रहा है। उसके बाद वो 5 से कितना कर रहा है 4, 5 से 4 कर रहा है। उसके बाद 3/20 यानी 20 से कितना कर रहा है 23 कर रहा है, 20 से 23 कर रहा है, ठीक है। 20 प्लस 3 23 कर रहा है, नहीं सॉरी 20 से कम कर रहा है ना, तो 17 कर रहा है, 3 माइनस कर रहा है, माइनस कर रहा है। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है, तो आप कहेंगे ओवरऑल 4 से कटेगा, हाँ जी 5 बार कटेगा। 5 25 पंजे 125, 125 से कितना हो रहा है प्राइस, 17 अट्ठे 136, 136 यानी 125 से 136 ही हो पा रहा है। इट मीन्स कि 11 रुपए का लाभ है। अब 11 का लाभ 264 है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई, तो मैंने ये निकाल दिया 125 के, 125 दूनी 250 गुणा 12 करेंगे 3000 उत्तर। किसी को दिक्कत है तो बताओ ये तरीका कैसा लगा। पहले हमने 5 से 8 किया मूल्य, फिर 5 से 4 कर रहे हैं, फिर 20 से 17 कर रहे हैं, ओवरऑल 125 से 136 कर रहे हैं। अगर 125 से 136 कर रहे हैं, इसका मतलब 125 का माल था 136 में बेच रहा है, 11 का फायदा यहाँ पे बना पा रहे हैं हम, और उस 11 की वैल्यू 264 है। कोई व्यक्ति अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी के नाम 1,05,750 की राशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें 3, 4 और 5 वर्ष बाद समान ब्याज दर प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए अगर राशि समान ब्याज प्राप्त होता है, साफ साफ दिया है समान ब्याज प्राप्त, ठीक है, तो हमने कहा था कि बेटा बेटी और पत्नी, बेटा बेटी और पत्नी
बेटा बेटी और पत्नी, ठीक है भाई। तो मैंने कहा समान ब्याज प्राप्त होता है तो 1/, अब आपको पता है कि R1 T1 जैसे हम लिखते हैं और R1 R2 R3 सब बराबर हैं, और जब ये बराबर हैं सब तो कट जाएंगे आपस में, तो केवल क्या रह जाएगा, 1/, इसका टाइम, 1/, इसका टाइम, 1/, इसका टाइम। तो कितना आ जाएगा, 3 4 5, यानी 1/3। एलसीएम ले लिया मैंने, 60, 20 तिया 60, 15 चौका 60, 12 में पंजे 60। अनुपात ये आ गया। इन्होंने पत्नी के लिए पूछा है, यानी लास्ट वाला पूछा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जी टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, 47, और 47 की वैल्यू सवाल में 105750 है। एक की कितनी होगी, 47 दूनी 94, 6 और 5 11, 17 बचा, 43 दूनी फिर 94, 17 और 6 23 बचा, 23 और 5 235 हो जाएगा, और 235 का मतलब 5 बार कटेगा, तो एक की वैल्यू 2250 आ रही है। एक की 2250 है, तो पत्नी का अमाउंट पूछा है, कितना हो जाएगा, 2250 से गुणा करके 4500 छिक्के 270, ये आंसर है। क्या आप सबका निकल पाया था, क्या आप सबका निकल पाया था उत्तर? देखिए जोसेफ ने क्या किया, 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम पे एक बैंक में 52,500 रुपए जमा किए, ताकि 18 साल की उम्र में 18 साल की उम्र में उन्हें बराबर रकम मिल जाए। यदि बैंक वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज देता है, तो जोसेफ ने अपनी छोटी बेटी के नाम पर कितनी राशि जमा की थी? जोसेफ ने 15 साल और 16 साल की अपनी दो बेटियों के नाम पे एक बैंक में पैसा जमा कराया है। ध्यान से समझना, एक बेटी 15 साल की है, इसके पास 18 साल का होने के लिए भी 3 साल है, ठीक है। एक बेटी 16 साल की है, इसके पास 18 साल का होने के लिए भी 2 साल है, ठीक है। आप ये कह रहे हो कि 18 साल के बाद इसके पास, दोनों के पास बराबर राशि आएगी, मान लेते हैं ए आएगी, यही कह रहे हो आप? 18 साल के बाद इन दोनों के पास ए राशि आएगी, ये ए बन जाएगा 2 साल में। तो मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया था कि एक राशि 3 साल में ए बन रही है, 3 साल में, एक राशि 2 साल में ए बन रही है, ठीक है। एक राशि 2 साल में ए बन रही है, एक राशि 3 साल में ए बन रही है, ये आपने सुना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो राशि है, पहले 1 साल में ये बनेगी, मानते हो? ये बात हमारी हो चुकी है, हमारी आपकी, कि पहले राशि 1 साल में ये बनेगी। अब 10% का मतलब क्या है, 1/10 हो गया। बोलो बात क्लियर है कि नहीं भाई? मैंने कहा कि 1 साल बाद इस बेटी को मैं 10 रुपए दूंगा, तो इसका 1 साल बाद 11 होगा, तो अब 1 साल बाद इसका 11, और इसको पहले से ही 11 दूंगा, तो इसका 2 साल बाद ए हो जाएगा। यानी कि जो छोटी बेटी है उसको मैं 10 रुपए दूंगा, और जो बड़ी बेटी है उसको 11, क्योंकि इसके पास 3 साल है, इसके पास 2 साल है ए बनने के लिए। तो पहले ये 1 साल में 11 बन जाएगी, और फिर वो 11 2 साल में ए बन जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? तो मैंने कहा टोटल 21 हो रहा है, और 21 की वैल्यू सवाल में 52,500 है। एक की वैल्यू कितनी होगी, 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, 0। एक की वैल्यू 2500 है, एक की वैल्यू 2500 है, तो सवाल में छोटी बेटी का पूछ रहा था, 25,000 उत्तर आ जाएगा। देखिए मैं ये नहीं चाहता, अभी पेपर में काफी टाइम है, कि कोई भी टाइप ऐसा ना हो कि मैं पढ़ा दूं और आपको फिर भी समझ में ना आए। फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है अगर समझ में ना आए तो। लास्ट लेक्चर में मैंने ये वाला टाइप कराया था। आगे बढ़े। देखिए आप पता है इसमें क्या है, देखिए बड़ा दिमाग लगाने वाली चीजें हैं, और बड़ी आसान सी भी चीजें हैं। इसमें यह है कि 13 संख्याओं का औसत 63 है, ठीक है, और पहली 7 संख्याओं का औसत 61 है। 13 की वैल्यू 63 है, 13 की वैल्यू 63 है। अब देखिए 7 संख्याओं का औसत 61 है, 7 संख्याओं का औसत 61 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 67 है, ठीक है। तो 7वीं संख्या को हटाने के बाद औसत क्या होगा, ठीक है।
तो हम कहते हैं कि यार ये -2 है और ये +4 है, टोटल कितना आ गया +2 × 7। अब कई बच्चे ना 7वां नंबर निकाल देंगे, मैं नहीं निकालूंगा, मैं कहूँगा 7th नंबर कितना है जी, आप कहेंगे 63 + 14 है, ये है ना एक्स्ट्रा पार्ट। तो मैं कहूँगा जब मैं 7वां नंबर हटा दूंगा तो ये 14 ज़्यादा लेके भाग रहा है अपने साथ। तो जो 63 औसत था अभी 13 संख्याओं का, जब 12 संख्याओं की बात आएगी तो 63 रहता। अगर केवल 63 निकलता, 14 ज़्यादा निकल गया तो ये औसत कम कर देगा 14/12, क्योंकि टोटल संख्याएं 12 हैं, उन 12 में ये 14 बढ़ जाएगा। देखो मैंने 12 से भाग किया तो 12 एकम 12, 2 बचेगा तो 12 एकम 12, फिर 8 बचेगा, 12 छक्के 84। यानी अगर मैं 1.16 इसमें से घटाऊं तो औसत कितना आ जाएगा, 2 घटा लीजिए, 61.84 या 83। बी आंसर। आप में से कोई निकाल पाया था इसका आंसर बी? हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। 6084 मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है जिसका वजन 3:2:1 में होता है। काटने में होने वाली हानि पूछ रहा है, उल्टा है सवाल, उल्टा सवाल है, हानि पूछ रहा है। 3, 2, 1 का मतलब हीरा 6 का है और कितने कितने में टूटा है, 3, 2 और 1। 6 का स्क्वायर कीमत कितनी है, 36। 3 का स्क्वायर कीमत कितनी है, 9। 2 का स्क्वायर कीमत कितनी है, 4। 1 का स्क्वायर कीमत कितनी है, 1। 9 और 1 10 और 4 14, टोटल कीमत 14। तो भैया जो हीरा 36 का था वो 14 का रह गया, कीमत कितनी रहेगी, 22। कीमत कितनी रहेगी, 22। अगर कीमत 22 है तो मैं ये कह सकता हूं कि यार 36 की वैल्यू सवाल के अंदर 6084 है। 36 की वैल्यू सवाल के अंदर 6084 है, तो 1 की कितनी होगी, 36 एकम 36, बचेगा 14, 36 चौका 144, कितना बचेगा, अच्छा 24 बचेगा। तो 24 से तो फिर 252 बार जाएगा ना, कितनी बार काटा, 6 से काट लूं पहले, 6 एकम 6, ना जाने की 0, 6 एकम 6, 6 चौक 24, फिर 6 एकम 6 और 6 चंग 36, 6 नीम 54, 1 की वैल्यू 169 आ रही है भाई, यही आ रही है। अब सवाल में 22 की पूछ रहा है, 22, तो 22 निम्न 198 हासिल 19, 22 छिक्के 154 और 19, 154 और 19, 154 और 19, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 173 का 3 हासिल 17, 22 एकम 22 और 17 39, ये आ रहा है हमारा। तो बड़ा, एक बाल्टी में 2 तरल पदार्थ पी और क्यू का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। जब 10 लीटर मिश्रण निकाला और 10 लीटर तरल क्यू बाल्टी में डाल दिया तो अनुपात 2:3 हो जाता है। कितने लीटर तरल पी बाल्टी में निहित था? तो आपको पता है अभी टोटल ये भी 5 है, 5 है, 2:3, ये भी 5 है या नहीं, 5 5 है दोनों। तो मैंने कहा फिर तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है कोई, ये 4 है और ये 2 है। कितना निकल गया बेटा, कोरिया का बच्चा बताएगा। तो आप कहेंगे 2, 2 की वैल्यू 10 लीटर है, 2 की 10 तो 4 की कितनी होगी, 20 लीटर टोटल मिश्रण आ गया, टीएम टोटल मिश्रण। सवाल में पूछ रहा है तरल पी बताना है। तो मैंने कहा कि अगर 5 था, 20 को क्या करना है हमें, 4:1 में बांट देना है। तो यानी 5 की वैल्यू 20 है, 1 की 4 लीटर, तो 4 की कितनी होगी, 16 लीटर। ये उत्तर 16 लीटर इज द करेक्ट आंसर। पहले टोटल मिश्रण निकाल लिया, फिर देखा कि जो उस टोटल मिश्रण में इसका अनुपात 4:1 है, तो 4:1 में डिवाइड कर दिया। देखो भाई, राघव अपनी आय का, देखो मैंने कहा था कि अभी एलिगेशन कब लगता है, जब दो चीजों का एवरेज निकालते हैं, दो चीजों को जोड़ते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम जो होती है वो दो चीजों को जोड़ने पे बनती है, एक्सपेंडिचर और प्लस सेविंग, ठीक है। अब राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है, 80% का मतलब कितना खर्च करता है, 4/5 खर्च करता है अपनी इनकम का, कह सकते हैं अपनी इनकम का 4/5 खर्च करता है। अगर ये 5 है तो ये 4 खर्च करता है, तो सेविंग कितनी है, 1। अब मैं एलिगेशन लगा रहा हूं एक्सपेंडिचर
और सेविंग पे, जिसका अनुपात मुझे पता है 4:1 है। तो इन्होंने कहा है कि उसकी आय 12% बढ़ जाती है। दोनों को मिला दूंगा तो बीच में इनकम आएगी जो 12% बढ़ जाती है, और बचत 10% कम हो जाती है। तो उसके खर्च में वृद्धि पूछ रहा है क्या होगी। तो आप देखिए 12 में से 10 गए बेटा 22, ये होगा। अब आप ही बताइए 4 की वैल्यू 22% है, 1 की कितनी होगी 5.5%। अब इसमें से ये घटा था तो इसमें से ये घटेगा, यानी जुड़ेगा 12 और 5, यहाँ 17.5% आ जाएगा। खर्चा जो बढ़ा है वो 17.5% बढ़ा है। आ रहा था किसी का उत्तर? आप 500, 400 और 100 करके भी कर सकते हो, बट अभी हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो हम एलिगेशन के हिसाब से करेंगे, अन्यथा आप ऐसा भी कर सकते हो। बोलो भाई। देखो भाई 3, 7, 11 यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब एक तो संख्या ऐसे लिखनी पड़ेगी 023 5xy, ठीक है। आपने 3, 3 की पेयर बना लिए मालिक, 3 का पेयर 3 का पेयर, यानी 5xy 023, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आएगा वो 77 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि संख्या 11 से भी कट रही है और 7 से भी, यानी 77 का मल्टीपल। अब मैंने कहा कि यार 77 का मल्टीपल क्या क्या आ सकता है, तो आपने कहा कि जी 549 होती है एक संख्या, तो 23 घटनाएं केवल। तो अभी हमारी बात हुई थी कि 539 अगर यहाँ पे आ रहा है 539, तो 23 इसमें जोड़ूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इस हिसाब से 540, हो 562 आ जाएगा। ये कह सकता हूँ 562 आ जाएगा, और कुछ नहीं बन रहा। और बाकी बन रहा हो तो आप देख लेना, मैं तो अब चेक कर लूंगा एक ही बार में। मैं देख लूंगा कि 23562 अगर एक संख्या है तो ये 3 से कट रही है या नहीं। तो आपने कहा 3 से ये कटेगी और 3 से ये कटेगी, 5, 4, 9, 3 से कट रही है, यानी खेल खत्म हो गया। यानी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो 6 और 2 आ गई। और अगर ये 6 और 2 आ गई तो 6 तिया 18 माइनस 4 दूनी 8 बराबर 10। ये उत्तर है 10। ये उत्तर है 10। चलो ये सवाल देख लो, एमटीएस में आया हुआ सवाल है। 1092 सेब और 3432 संतरे लाता है। उन्हें संतरे के ढेरों और सेबों के ढेरे में इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि हर ढेर में फलों की संख्या अधिकतम हो। तो ये संख्या बतानी है क्या होगी। तो ये जो अधिकतम संख्या होगी ये HCF ऑफ 1092 और 3432 1092 और 3432 होगी, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार डिफरेंस निकाल देता हूं, 2 में से 2 गए 0, इनका डिफरेंस का ही फैक्टर होगा। तो और 3 में से 9 गए, 13 में से 9 गए 4, ठीक है। अब 32 में से 10 गए, नहीं 33 में से 10 गए 23, तो 2340 आ गया भाई। अब 2340 किससे कटेगा आप देख सकते हैं, 10 गुणा 1, 2 गुणा 117, 117 किसका फैक्टर होता है 13 गुणा 9। तो हमें यही बताना था भाई कि क्या होगी मैक्सिमम संख्या जो दोनों से कट जाए। तो देखो ये संख्या भी 4 से कट रही है, भी 4 से कट रही है, तो 4 तो आएगा जी, 4 तो तय है कि आएगा। अब इसका डिफरेंस 4 का मल्टीपल ये नहीं है, 8 नहीं आएगा, क्योंकि 8 से ये नहीं कट रही तो 312 नहीं आएगा। अब एक ही ऑप्शन रह गया डी 156। ए का 11/5, देखो लिख देंगे ए का 11/5 बराबर है बी का 22%, बराबर है बी का 22%। ये कह सकते हैं कि नहीं, ए का 11/5 बराबर है बी का 22%, ठीक है। संख्या बी एक तीसरी संख्या सी के 2.5% के बराबर है, यदि सी का मान दिया हुआ है। इन्होंने सी का मान भी दिया हुआ है, कितना है 5500। और अगर हमें सी का 2.5% निकालना है तो बी निकल आएगी, और वो कितना होगा 2.5%, 55 गुणा 2.5 परसेंट से मैंने दोनों जीरो मिटा दिए, बी का मान आ गया मेरे पास।
अगर मेरे पास b का मान आ गया तो यहां से मैं बता सकता हूँ क्या ये कितना है भाई, तो आप कहेंगे जी b का 22% मतलब 11/50। मुझे दिख गया कि 11 से 11 कट गया, a बराबर कितना आ रहा है 10b आ रहा है, और अगर 10b b की वैल्यू यहाँ रख दूं तो ये 55 गुणा 25 आ गया। a कितना आ गया 55 गुणा 25। इन्होंने कहा है कि a के 40%, बड़ा अलग सवाल है, a के 40% और b के 20% का योग क्या है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि a का 40% यानी कि 2/5 कितना होगा 22 गुणा 25। ये सवाल गलत है, हम गलत कर रहे हैं। जैसे हमने 2.5% निकाला है तो 2.5/100 55 गुणा 2.5 आ गया, 55 गुणा 2.5। अब हमने ये काटा 11/50 किया तो 11 से 11 कट गया, अच्छा बटे 10 है, सॉरी उल्टा हो गया, 5 उधर जाएगा तो ये b/10 आ रहा है, b/10, और b/10 करेंगे तो ये आ गया जी 5.5 इंटू 2.5। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2/5 जब इसका करूंगा तो 2/5 कितना आ जाएगा 2.2 गुणा 2.5, ठीक आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है b का 20%, अगर मैं b का 20% निकालूं, इसका जोड़ करना है ना, तो 11 गुणा 2.5 आ रहा है, ठीक आएगा। 20% मतलब 1/5, 11 गुणा 2.5। अब मुझे ये जोड़ना है दोनों, अब मुझे ये दोनों जोड़ने हैं, तो मैंने क्या किया 11 और गुणा 2.5 कॉमन ले लिया, तो आप कहेंगे 11 कॉमन लूंगा तो ये 0.2 प्लस 1 आ जाएगा, यानी 1.2 आ जाएगा, और 1.2 को मैं 2.5 से गुणा करूंगा तो 3 आ जाएगा, यानी उत्तर कितना होगा। बहुत ही घटिया और बाहियात कह सकता हूं मैं सवाल है, लेकिन एमटीएस 2020 में आया है, और एमटीएस हमेशा लंबे कैलकुलेटिव सवाल पूछने के लिए जाना जाता है। वो हमेशा ऐसे ही गंदे और कैलकुलेटिव सवाल पूछते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम उनका। ये सवाल में देखिए क्या था, सवाल ये कह रहा था कि सी संख्या 5500 है तो 5500 और बी उसका 2.5% है, तो 2.5% का मतलब हो गया जी गुणा कर दो 2.5/100 से। हमने 2.5/100 से गुणा किया तो बी कितना आ गया 55 गुणा 2.5, कितना आ गया 55 गुणा 2.5, ठीक है। अब अगर ये 55 गुणा 2.5 है बी, तो ए का 11/5, बी का 22%, तो यहां से ए बराबर पता चला b/10 है, b/10 है। अब मुझे a बराबर b/10 था, तो मैंने कहा कि या b किसके बराबर था 10a के बराबर था, बात एक ही थी, किसके बराबर था 10a के बराबर था। तो हम ये भी कर सकते थे कि हम, तो एक तरीका मैं और बता रहा हूँ, जैसे आपने ये निकाला है यहाँ पे, तो आपको पता चल गया कि ये है, तो आपने b कितना कर लिया 10a, 10a कर लिया आपने b। अब आप कह रहे हो कि a का 40%, a का 40%, या इसको मैं ये कह दूं कि भाई a किसके बराबर है 0.1b, यही है 0.1b। तो हमसे जो सवाल में पूछ रहा है वो a का 40% यानी इसका 40% कितना होगा 0.04b, यही होगा, इसका 40% 0.04b, प्लस b का 20% कितना होगा 0.2b। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये आ गया 0.24b, ये आ गया 0.24b। अब b का मान तो मुझे पता ही है, तो 0.24 गुणा 55 गुणा 2.5, मैं समझ गया कि ये कितना आएगा, इन दोनों को गुणा करूं तो 24 दूनी 48 और 12 60, 0.6 आ जाएगा गुणा 55, 0.6 को 55 से गुणा करेंगे 33 मिल जाएगा। बट कैलकुलेशन फिर भी उतनी ही है, ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन कोई बहुत कम हो गई, बट देख लो आपको जैसे ठीक लगता है, बट इतना करना पड़ेगा, और एमटीएस में आया, सोचो लेंथी सवाल है। सवाल देखेंगे, एक से एक सवाल दमदार है। पहले सवाल पढ़ेंगे। A and B are two stations 390 km apart. A train starts from A at 10 a.m. and travels towards B at 65 km per hour. Another train starts from B at 11 a.m. and travels towards A at 35 km per hour. At what time do they meet? देखें, बहुत ध्यान से देखना। ए और बी दो स्टेशन 390 किलोमीटर दूर है, बहुत प्यार से मैं समझाना चाहता हूं, दो स्टेशन 390 किलोमीटर दूर है, ठीक है।
एक ट्रेन सुबह 10 बजे ए से चलना शुरू करती है, 10 बजे चलना शुरू करती है ए से, ठीक है, और 65 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, और बी की ओर जाती है, ठीक है, ए से बी की ओर जाती है। बी कहां है? बी। दूसरी ट्रेन 11 बजे बी से शुरू होती है, 11 बजे बी से शुरू होती है। इन बहन जी की स्पीड क्या है? 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब ये कह रहा है एक ही ओर चलती है तो किस समय मिलेंगी? पहले आप मुझे बताओ, अगर ये ट्रेन दोनों एक साथ नहीं चल रही तो क्या हम रिलेटिव स्पीड डायरेक्ट लगा सकते थे कि 390/65 प्लस 35? नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जिस वक्त ये चल रही थी 10 से 11 के बीच में, इसकी स्पीड तो 0 थी भाई। ये तो 11 से पहले इसकी स्पीड 0 थी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 1 घंटे इसे चलाना पड़ेगा। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 1 घंटे इसे चलाना पड़ेगा। मैं देखूंगा कि ये 11 बजे कहां आ जाएगी, यहां, ये 11 बजे यहां आ जाएगी, और 1 घंटे में ये दूरी कितनी चलेगी? अगर इसकी 65 चाल है तो ये 65 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगी। अब दूरी इनके बीच की बचेगी कितनी? तो आप कहेंगे जो दूरी बचेगी 390 में से 65 घटा देते हैं। मैंने यहां घटा के दिखाया, 390 माइनस 65 बराबर 325। मानते हो? 325 बचेगा, तो 325 किलोमीटर इनके बीच की दूरी बची है। तो अब मैं टाइम निकालना चाह रहा हूं, लेकिन ये टाइम होगा 11 बजे के बाद, मिलने का टाइम 11 बजे के बाद का टाइम, वही टाइम निकलेगा 11 बजे के बाद का ही, क्योंकि 11 तो बज चुके हैं। दूरी कितनी है? 325। स्पीड कितनी हो जाएगी रिलेटिव स्पीड? तो आप कहेंगे 65 प्लस 35 100, यानी 3.25 घंटे लगेंगे। 3.25 घंटे। कोई बता सकता है 3.25 घंटे का मतलब क्या है? 3 घंटे, और इस 0.25 को 60 से गुणा करूं तो कितना होगा? 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट लगेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 11 बजे के बाद 3 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होगा? मतलब क्या होगा अगर मैं इसमें 11 बजे ऐड करता हूं तो 11 और 3 2:15 पे ये लोग मिलेंगे। एक बात बहुत ध्यान से देखना, मेरी बहुत ध्यान से समझना। एक काम का 25% 15 दिनों तक करता है। इधर ही देखो पहले, अभी कुछ मत करो, इधर ही देखो। एक काम का 25% 15 दिनों तक करता है, और उसने 15 दिनों तक काम किया है। इसका मतलब उसने 25% खत्म कर दिया। मानते हो? 25% 15 दिनों में करता है और 15 दिनों तक ही किया है, तो 25% खत्म कर दिया है। यानी बचा हुआ काम है कितना फिर शेष? तो मैं कह सकता हूं कि शेष अब 75% है। बोलो, जो ये 30 दिन में कर रहा है, अभी कर रहा है कि नहीं? और इन्होंने पूछा है कि एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम का 50% कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो मैं आपसे खाली इतनी बात पूछ रहा हूं कि मैं 50% काम ही देख लेता हूं, ये कितने कितने दिनों में करते हैं। तो आपसे मैंने एक बात पूछी छोटी सी, कि भाई मुझे एक बात बताओ, ये 50% काम कितने दिनों में करेगा? तो आप बोलोगे कि जी ये 25% 15 दिनों में करता है, तो ये 50% 30 दिनों में कर लेगा। ये बात सही है? सही है ये बात? तो 30 दिन तो ये आ गए। मैं काम ही 50% लेकर चल रहा हूं, मैं 50% ही काम लेकर चल रहा हूं, क्योंकि मुझसे वही पूछा है सवाल में। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अगर 30 दिन में 75% करता है, यानी हर 10 दिन में 25%, तो ये 50% कितने दिनों में करता है भाई? 20 दिनों में। बी का पता लग गया। तो मैंने कहा बी कितने में कर रहा है 50%? 20 दिनों में कर रहा है। एलसीएम ले लिया, 60, 20 दिया 60, और 30 दूनी 60। तो ए और बी 50% काम कितने दिनों में कर लेंगे? 60 बटे दोनों की इफिशियंसी 2 + 3, 5 से 12 दिन उत्तर आ जाए। ये तरीका समझ आया कि नहीं, पहले बताओ। ए बी और सी तीन पाइपों द्वारा, ए बी और सी तीन पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है, 4 घंटे में भरती है। सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है
और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, अकेले पाइप ए द्वारा टंकी कितने घंटे में भरेगी, ये बताना। बड़ा प्यारा सवाल है। ए बी और सी 3 पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। सी बी की तुलना में 1.5 गुना तेज है, बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। मैंने यहाँ ए लिखा, यहाँ बी लिखा और यहाँ सी। आप कह रहे हो बी की तुलना में बी का डबल आना चाहिए, तो बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है। मैंने इसको पहले से ही 2 माना, तो यहाँ 6 आया। मैंने क्यों 2 माना, 1 नहीं माना, बताता हूँ। बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, ताकि सी बी की तुलना में 3/2 है। अगर मैं इसको 1 मानता और 3 तो पॉइंटों में आता, अभी पॉइंटों में नहीं आएगा। 3/2 करूंगा, सीधे 9 आ जाएगा। ये सबकी इफिशियंसी आ गई। ये क्या आ गई, सबकी इफिशियंसी। बोलो, मानते हो इस बात को कि नहीं, कि सबकी क्या आ गई, इफिशियंसी आ गई। सबकी इफिशियंसी ए 2 बी 6 सी 9 और 3/2 और इफिशियंसी। खत्म बात। डन है भाई, किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है, किसी को डाउट नहीं। अब पता है क्या है बात, सवाल कह रहा है कि अकेला पाइप ए द्वारा टंकी कितनी देर में भरेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल कैपेसिटी क्या होगी टंकी, टोटल कैपेसिटी, तो टोटल कैपेसिटी होगी पाइप सी बी की तुलना में 1 से ही 1/2 गुना तेज है और बी ए की तुलना में 3 गुना तेज है, तो टोटल कैपेसिटी होगी 2 + 6 + 9 गुणा 4 घंटे में भरता है 4। 6 और 2 8 और 9 17 चौका 68, 68 लीटर टैंक की टोटल कैपेसिटी आ। भाई मुझे ये पता चल गया इनकी इफिशियंसी है, 2 भरता है, 6 भरता है, 9 1 घंटे में। मिला के ये कितना भर रहे हैं, 17। 4 घंटे में टैंक को भर देते हैं। टैंक की कैपेसिटी कितनी आ गई, 68 लीटर। अब पाइप ए से अकेले भराना है, पाइप ए से अकेले, तो 68/2 बराबर 34 घंटे लगेंगे। 34 घंटे लगेंगे। यही उत्तर है इस सवाल का, यही सवाल का उत्तर है। तो कैसा लग रहा है पढ़ के, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कोई भी कमी लगती है या कोई भी और डिमांड आपकी है कि ये टॉपिक आके मैं पढ़ाऊं, तो आप मुझे बता देना कमेंट करके। कोई टॉपिक ऐसा रह गया जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो वो भी मैं आके पढ़ा दूंगा, लेकिन इस बार सिलेक्शन हर हाल में लेना है। और मैं जो बेस्ट आपके लिए कर सकता हूँ, हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि किस तरीके से आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।